Hello friends, welcome to our channel iExamB. We make preparation 50% faster. फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो MCQs ही है। जो पार्ट 3 हमने पार्ट 2 पहले कर चुके हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, तो पार्ट 3 है। बेसिकली अभी तक मैं आपको 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब ये पार्ट 3 है, इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, which of the following statement is or are incorrect regarding local government municipalities? Local government municipalities basically ये जब 1992 में 74 अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था, बेसिकली 73 से जो पंचायत हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी, और 73 में 74 से 3 टायर म्यूनसिपैलिटीज जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। तो बेसिकली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। The first municipal corporation was set up in Presidency town of Madras in 1688 and later in Bombay and Calcutta in 1726। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था। ये डेट भी याद रखनी है आपको, 1688, एंड बॉम्बे एंड कलकत्ता में 1726 में स्टैब्लिश हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एमसीक्यूज, एक छोटे एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है कि प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो कब स्टैब्लिश हुआ था, ये कौन सा ऐसा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, पार्लियामेंट इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 74, देखिए 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992, also known as Nagarpalika Act, relating to municipalities in 1992 and it came into effect 1993। बेसिकली ये आपको याद रखना है कि ये 1992 में इनेक्ट पास पार्लियामेंट से पास हो गया था, बट ये केम इनटू इफेक्ट 1993 में। ये प्रेसिडेंट्स के साइन होके ये लागू हो गया था। ठीक है, तो ये 93 से लागू हुआ। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट, द एक्ट provided for the fixed duration of municipalities, the appointment of the state election commission, the appointment of the state finance commission and the constitution of metropolitan and district planning committee। तो ये एक्ट के थ्रू ही जो ड्यूरेशन है म्यूनिसिपैलिटीज का, जैसे 5 साल है या जो कह रहेगा, वो सब कुछ इस एक्ट के थ्रू ही मतलब डिसाइड हुआ था, या उसमें प्रोविजंस थे। ठीक है, इसमें इसमें ये प्रोविजन ये भी था, स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट का प्रोविजन था, स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी प्रोविजन था अपॉइंटमेंट का, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी से तैयार हुआ था। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज भी अपॉइंट इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उसमें प्रोविजंस थे उसको अपॉइंट करने के लिए। तो इसमें जो गलती पूछा, हमें पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली जैसे हमारी सेंटर में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। बेसिकली हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ऐसे सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया हमारा, आंध्रा, तेलंगाना, फिर उसके बाद बिहार हो गया, यूपी हो गया, और ये अब बंगाल पहले था लेकिन उसने अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबॉलिश खत्म कर दिया। तो ऐसे से 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 स्टेट्स है जिसके पास हमारा अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बेसिकली जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे ही हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है, द रेजोल्यूशन टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल नीड टू बी पास्ड पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। तो ये स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाता है कि ये ठीक है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डीम एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही मतलब कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना होगा तो उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 368 में कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी या उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 368 में उसमें कोई अमेंडमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब थर्ड है, द रेजोल्यूशन टू अबॉलिश द स्टेट काउंसिल, state legislative councils should be passed by state legislative assembly by simple majority। जो legislative assembly होती है, अगर उसको अपनी जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको एबॉलिश करना है तो उसमें सिंपल मेजोरिटी से उसको बिल को पास करना पड़ता है। तो ये गलत हो जाता है, वहां पे एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाता है। 2 एंड 3 ओनली आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल, दो स्टेट में कुछ विवाद हो गया या कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जब दो स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो एक काउंसिल बनाई जाती है उनके जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट है, जो मतलब हमें पूछा गया कि विच इज इनकरेक्ट, तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, द इंटर स्टेट काउंसिल इज स्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बेसिकली प्रेसिडेंट ही इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2, द President can define the nature of duties to be performed by the interstate council and its organization and its procedure। तो प्रेसिडेंट साहब ही उसका जो नेचर है, ड्यूटीज है, उसको डिफाइन करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट पूछा गया। द पार्लियामेंट असाइंस द ड्यूटी टू द इंटरस्टेट काउंसिल एंड प्रोवाइड द गाइडलाइन व्हिच इट हैज टू फॉलो व्हाइल परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो असाइन, प्रेसिडेंट साहब हैं वो असाइन करते हैं ड्यूटीज टू द इंटर स्टेट काउंसिल एंड प्रोवाइड द गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ का जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अब जो ऑप्शन नंबर 4 है, द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपेयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व। तो जब प्रेसिडेंट साहब को ये लगता है कि भाई पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो मतलब उसके हित में काम हो रहा है, तो वो इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश कर सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी वर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। अब स्वर्ण सिंह कमेटी, आपको याद होगा स्वर्ण सिंह कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो किस 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 लिए थी? स्वर्ण सिंह कमेटी क्यों बनी थी? बेसिकली उस समय हमारे जो ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब उसको पार्लियामेंट में पास किया गया था, तो उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस लिए गए थे। उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है, पब्लिक जो सिटीजन्स की जो ड्यूटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने उसको, उसमें जो प्रोविजंस हैं वो रिकमेंड किए थे। तो उस समय 10 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो मतलब ओरिजिनल जब ये अमेंडमेंट एक्ट जब हमारे संविधान से जुड़ा था तो उस समय 10 ऐसी ड्यूटीज थी। उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं, तो एक वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी इस हमारे संविधान में जोड़ दी गई। अब हमारे संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। Until which date was the use of English permitted in the official work of the Union as per Article 343 Clause 2। तो तो जब हमारा संविधान बना था, उसके बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, मतलब जो कम्प्लीटली उसे लागू कर दिया, मतलब अडॉप्ट हमने 26 नवंबर को कर लिया था, बट इनैक्ट कंप्लीटली हमने 26 जनवरी 1915 को किया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, इंग्लिश वाज मतलब वाज वेरी मच इन यूज इन ऑफिसेस। तो जो ऑफिसेस थे उसमें इंग्लिश बहुत अच्छी तरह यूज होती थी। तो उस समय ये एक प्रोविजन बनाया गया था कि इंग्लिश को कितने सालों के लिए हमें यूज करना है, सो दैट तब तक हिंदी तब तक प्रमोशन, हिंदी का प्रमोशन होते रहे और इंग्लिश भी एक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज होते रहे। तो कुछ साल दिए गए थे उस समय, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ा दिया और आज तक जो इंग्लिश है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है। बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज वो है हमारी जो शेड्यूल 8 में जितनी भी लैंग्वेजेस प्रेजेंट है, जैसे 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं, जो शेड्यूल 8 में है। इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट ये इसको मतलब एक हमारे संविधान के थ्रू परमिशन मिली गई है कि ये साइड बाय साइड इसका यूज हो सकता है। तो आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन है कि जो इंग्लिश को कब तक परमिट किया गया था, तो जनवरी 25 1960, अप्रैल 25 1965, जनवरी 25 1965 या जनवरी 25 1970।
तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय हमें 15 साल के लिए इंग्लिश को परमिट किया गया था, और उसके बाद ये कहा गया था, मतलब उसमें हमारे संविधान में ये कहा गया था कि इंग्लिश को खत्म कर दिया जाएगा और हिंदी या कोई दूसरी ऐसी लैंग्वेज होगी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश की जगह काम काम उसको काम पे लिया जाएगा। बट इंग्लिश अभी भी यूज हो रही है, क्योंकि हमें लगा कि इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है ऑफिस में या अभी भी, तो उसको अभी खत्म, अभी तक एबोलिश नहीं किया गया, तो अभी उसको परमिशन है इंग्लिश को। तो उस समय जब ओरिजिनल संविधान जब हमारा लागू हुआ था, तो जनवरी 25 1965 तक ही, 15 साल के लिए ही इसे परमिशन दी गई थी। तो आंसर 3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। ठीक है। अब सिक्स जो क्वेश्चन है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के लिए कौन सी जो मिनिस्ट्रीज है वो जिम्मेदार है। ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो पेंशन और ग्रीवेंसेस में हमें डाउट हो सकता है, पर पेंशन आ गया तो ये बेसिकली 1 एंड 4 ऑप्शन तो खत्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारी जो एग्ज़ाम बी की टीम है, बेसिकली हम जो हमारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज तो हम करवाते ही हैं, उसमें हम टीचिंग और ये सब तो होते ही हैं, लेकिन हम फ्री ऑनलाइन टेस्ट किसी बच्चे की जो प्रिपरेशन किस हद तक अच्छी है, या और कितना सुधार उसमें लाया जा सकता है, या कितनी और एफर्ट की ज़रूरत है, तो हम ये असेसमेंट करने के लिए हम फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी जो प्रिपरेशन है उसमें और कितना एफर्ट उनको करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो हमारे सब एग्ज़ाम्स के लिए आरबीआई, नाबार्ड, इडाई, फिर हमारा ईपीएफओ, एसएससी, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो ऑल इंडिया होते हैं, और उसके बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो हमारे वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है। आप जाइए उन्हें अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ है, ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे जितनी गलती मॉक टेस्ट में आप जितनी गलती कर सकते हैं करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद जब आप जो प्रॉपर आप जब एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट ये पता चलता है जब एग्जाम देते हैं कि मॉक टेस्ट ने आप कितनी कितनी हेल्प की है, और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी चाहिए, और हमारे तो वेबसाइट पे एग्जाम बी पे फ्री है, और हमारी जो कंटेंट टीम है वो बहुत मेहनत करती है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाती है। तो आप सबको हमारे जो मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करनी चाहिए। आपको बेसिकली एग्जाम बी की वेबसाइट पे जाना है, और उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट करके एक आपको एक फ्लैश, मतलब एक लोगो फ्लैश होगा, वहां पे क्लिक करना है। आपको जिस एग्जाम के मॉक टेस्ट देना है, जैसे आरबीआई का, नाबार्ड का, ईपीएफओ का, या एसएससी का, जो भी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए। और हमने उसी, मतलब जो जैसे एग्जाम्स होते हैं उसी के तर्ज पे हमने डिजाइन किए हुए हैं मॉक टेस्ट, तो आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और वो भी बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है। और आपको जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारी कंटेंट टीम ने बनाए हैं। ठीक है। अब हम फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रिगार्ड्स टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973, बेसिकली ये वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस थे, बनाए थे। इसमें से कुछ 3 प्रोविजन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, बट इसमें बहुत सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, इट मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि उस समय 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको कम करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। तो वो बाउंड हुआ था एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट कहेगी प्रेसिडेंट साहब को वही करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स। हाँ, हाई कोर्ट की पावर इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कम करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो ये कम करने की कोशिश की गई थी हाई कोर्ट की पावर्स को। एंड इट ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कर्करे। बेसिकली जो स्टेट के जो सब्जेक्ट था, जिसपे स्टेट लिस्ट वो होती है जो जिसपे स्टेट्स जो भी उस पे सब्जेक्ट लिस्ट होती है, उस पे स्टेट कानून बना सकता है।
तो वहां से कुछ सब्जेक्ट्स को उठा के उन्हें कंकरेंट कर दिया। कंकरेंट वो लिस्ट होती है जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों ही लॉज बना सकते हैं, और यूनियन लिस्ट वो होती है जहाँ पे सिर्फ सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट ही अपने मतलब उसमें लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे स्टेट की पावर को भी कम करने की कोशिश की गई थी। बेसिकली यहाँ के जो हमारा जो ऑप्शन है, ऑल आर आर द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू 93rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2005 में पास हुआ था और ये 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द एक्ट एम टू प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन टू अ लार्जर नंबर ऑफ एसटी एंड एससी स्टूडेंट। तो ये जो एक्ट है ये हमारा करेक्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय जब ये अमेंडमेंट आया था तो हायर एजुकेशन जो एस टी एस सी स्टूडेंट्स हैं उनको देने के लिए उसने इस अमेंडमेंट में बात की थी या प्रोविजन दिए गए थे। ठीक है, अब सेकंड है हमारा जो स्टेटमेंट है, इट अमेंडेड आर्टिकल 15 टू एनेबल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आर्टिकल 15 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे ड्यू टू 93rd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब पार्लियामेंट कुछ चीज़ें कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स जब वो पास करते हैं तो बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं या करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया था। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है 17% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बेसिकली दोस्तों आपको जैसे याद आ रहा होगा, इट इज 27% रिजर्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 है ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मतलब 3 ओनली। स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला हो जाता है। बेसिकली ये जब पहले क्या होता था कि एक जो एमएलएज होते थे या एमपीज होते थे वो एक पार्टी से चूज होके आते थे, और जब उनको अच्छा पैसे, जब उनको ऐसा लगता था कि कहीं से मुझे फायदा हो रहा है या पैसे आ रहे हैं, तो वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे और उस पार्टी की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता था। तो उस चीज को रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय उसके जो प्रोविजंस थे या उसमें जो भी 52nd अमेंडमेंट एक्ट में जो भी चीज़ें दी गई थी उसमें से हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने करेक्ट हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइडेड प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। यस, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन दिया गया था और उसके बाद हमारे जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल नंबर 10 इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो स्केड्यूल नंबर पहले जब ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 स्केड्यूल हुआ करते थे। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स होते गए, जो सुधार कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार होते गए, तो उसके बाद अभी हमारे पास कुल 12 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, तो स्केड्यूल नंबर 10 वॉज added to the constitution through 52nd amendment act। फिर it provided provision related to anti defection मतलब बेसिकली कोई पार्टी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता तो उसे सजा मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ बना था। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 101, 102, 190, 191 वर अमेंडेड। यस, 19 ये सब अमेंड हुए थे और 10th स्केड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंसर्ट हुआ था 10th स्केड्यूल, तो हमारे जो स्टेटमेंट है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 बेसिकली ये वो एक्ट है जहां पे मतलब बेसिकली इसमें हमारा स्टेटमेंट भी दिया गया, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। बेसिकली देखिए आप उस समय क्या था, 88 से पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, मतलब 21 साल का जो भी नागरिक है वही वोट कर सकता था। तो जब मतलब संविधान में या देश के जो पार्लियामेंट को ये लगा कि यार ये एज जो है ये ज़्यादा है,
तो इसको कम करना चाहिए, क्योंकि 18 साल जो होती है वहां से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमें किसे चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने वोटिंग एज है उसको 21 से 18 ईयर कर दी थी। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। एक्ट वाज इनेक्टेड टू अमेंड आर्टिकल 328, तो सॉरी 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 324 क्या बताता है? आर्टिकल 324 हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, मतलब उसको उसमें अमेंड किया था, उसको चेंजेस लाए गए थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो 324 नहीं था, 326 था। 326 बेसिकली हमारी जो एज है उसके बारे में 326 ही बताता है, ठीक है, आर्टिकल 326 बेसिकली। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एक्ट वाज इनेक्टेड टू अमेंड आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो ये हमें पूछा, करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सॉरी वन स्टेटमेंट वन ओनली इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो ए हो जाता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, वो अगर 326 होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता, फिर हमारा जो आंसर होता वो सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि एग्जाम भी कितना बढ़िया काम कर रहा है। थैंक यू सो मच।